जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस के 300 जवानों की निगरानी में यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाल कुआं इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब यहां पर अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है ताकि किसी भी तरीके से यहां पर हालात बिगड़ने न पाए। फिलहाल ये 400 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से इनको कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद अब इनका आशियाना तोड़ा जा रहा है। कारण यह है कि अवैध तरीके से इन्होंने रेलवे की जमीन पर निर्माण किया था, लिहाजा अब प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के आदेश के क्रम में ये लाल कुआं की नगीना कॉलोनी का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसमें जिला पुलिस से 3 गजेटेड अफसर्स, जिले के 8 एसओ इंस्पेक्टर, पीएसी एक कंपनी और इसके अलावा जिले से महिला सब इंस्पेक्टर्स हैं, महिला कांस्टेबल्स हैं। 50 साल से यहाँ रह रहे, बिजली पानी सब कुछ सुविधा दे रखे न, फिर भी ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ। अब हमारे साथ यहाँ के वाले को कोई चारा नहीं है, कहीं तो करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमको ये सब चीज बिजली हुली सब चीज दे रखा है, बताओ हम कहाँ जाएं। अब हमारा घर ऐसा आशियाना तोड़ दिया जा रहा है। बताओ हमारे दिल में धड़कन हमारी ऐसी हो रही है। बताओ कोई एक आध मर गया और कुछ हो गया तो क्या होगा। के करीब लाल कुआं स्टेशन पर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो चुका है और इस स्टेशन से लगी हुई नगीना बस्ती में एक अतिक्रमण किया गया था और ये बड़े मात्रा में अतिक्रमण किया गया था। इसमें लगभग 400 मीटर पर अतिक्रमण आज हटाया जाना है, जिसमें तकरीबन 400 झुग्गी बस्तियां हैं, कुछ पक्के मकान भी हैं, उनको सबको तोड़े जाने का काम शुरू हो चुका है। जेसीबी गरजना शुरू हो चुकी है क्योंकि आने वाले वक्त में लाल कुआं स्टेशन से कई महत्वपूर्ण ट्रेनें चलनी है, जिसमें चंडीगढ़ के लिए, पंजाब के लिए, उसके अलावा गुजरात के लिए, मुंबई के लिए कई महत्वपूर्ण ट्रेनें चलाने की योजना है, जिसके तहत लाल कुआं स्टेशन का एक्सपेंशन किया जाना है। इसलिए विशेष तौर पर इस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। तो अभी शुरुआती तौर पर इस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, फिर जो आने वाले समय में और जरूरत अगर रेलवे को होगी तो फिर अतिक्रमण को और गिराया जाएगा। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 लाल कुआं। और हल्द्वानी से हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अभी कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी, क्या अभी भी बुलडोजर वहां पर चल रहा है? देखिए, लगातार सुबह से अभी तक लगातार बुलडोजर गरज रहा है और जितना भी अतिक्रमण हुआ है, क्योंकि छोटे मकान हैं, कच्चे मकान भी बनाए गए हैं, पक्के मकान भी बनाए गए हैं और छोटी दुकानें भी बनाई गई हैं, तो उसको सबको तोड़ने का काम जारी है। प्रशासन का दावा है कि आज शाम तक इसको सब तोड़ने का काम कर लिया जाएगा। हालांकि इस बीच कुछ लोग जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, उन्होंने दावा किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी पूरी की पूरी याचिका मेंशन हुई है नहीं हुई है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी फौरी कोई राहत, जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक किसी राहत की उम्मीद नहीं है। तो ऐसे में लोग अब अपना टूटता हुआ घर देख रहे हैं, सामान को समेट रहे हैं। यहाँ से जो सामान उनका था, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से जोड़ा हुआ था, उस सामान को ले जा रहे हैं और अपने घरों को टूटता हुआ देख रहे हैं और कहीं इधर उधर अपने रहने का इंतजाम देख रहे हैं, क्योंकि जो उनकी छत थी वो तो एक तरीके से बिल्कुल उजड़ चुकी है अब, और जो बची हुई कुछ अब मकान है उनको भी प्रशासन की टीमें लगातार तोड़ने में जुटी हुई है और लगभग 300 जवान पुलिस के इसमें तैनात किए गए हैं। शुरुआती तौर पर जब हुआ था सुबह इसको अतिक्रमण तोड़ने का अभियान शुरू हुआ था, उस समय हल्का विरोध देखने को इसको मिला था, लेकिन जिन लोगों ने विरोध किया उसमें से 20 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन लोगों को यहाँ से दूर ले जाया गया है ताकि वो विरोध न कर पाए और लोगों को किसी तरीके से प्रोवोक न कर पाए। और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अभी फिलहाल अपना सामान समेटने में लगे हैं और पुलिस की कड़ी निगरानी में रेलवे और विशेष तौर पर जिला प्रशासन की टीम जो है इस समय अतिक्रमण तोड़ने में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा अवैध मजदारों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। रामनगर के कॉर्बेट में आज फिर से बुलडोजर चला। आज 2 अवैध मजारों को ध्वस्त किया गया। सबसे पहले प्रशासन की टीम ढेला रेंज पहुंची, जहां पर अवैध मजारों को तोड़ा गया। वहीं ढेला रेंज में कार्रवाई के बाद मोरघट्टी में भी अवैध मजारों को तोड़ा गया है। कार्रवाई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाया जा रहा है। राजस्व और वन विभाग की टीम जमीन पर जहां कहीं भी अवैध तरीके से मजारों का निर्माण किया गया है, वहां इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो मैदान से लेकर पहाड़ तक बुलडोजर का एक्शन अवैध मजारों के खिलाफ देखने को मिल रहा है। और आज कॉर्बेट
इलाके में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। घेला रेंज में अवैध मजार को तोड़ा गया है। मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में वन भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने की मुहिम चल रही है यहाँ पे। इसी क्रम में भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत जो भी धार्मिक अवस्थापना है उनको नोटिस जारी करते हुए कॉर्बेट में जितनी भी ऐसी धार्मिक अवस्थापना है उसको हटा दिया गया। टाइगर रिजर्व के अंतर्गत निर्मित अवैध संरचनाओं को हटाने का कार्य गतिमान है। संरचनाओं को हटाने से पूर्व नोटिसेस सर्व किए गए थे और धारणाधिकार प्राप्त न होने के पश्चात इन्हें पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। तो रामनगर की कॉर्बेट में कई अवैध मजारें बनाई गई थीं, जिन पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। आज भी अवैध मजारों पर एक्शन हुआ। 2 मजारें तोड़ी गई हैं। इससे पहले 15 मई को भी कॉर्बेट में कई अवैध मजारों को तोड़ा गया था। अब कॉर्बेट को अवैध कब्जों से मुक्त किया जा रहा है। 14 मजारें और 2 मंदिर अब तक यहां पर तोड़े गए हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, ये 15 मई की तस्वीर है, जब बुलडोजर यहां पर गरजा था, अवैध मजारों को तोड़ा गया था। और एक तस्वीर आज की है। एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिला है। कॉर्बेट की जमीन पर जहां कहीं पर भी अवैध तरीके से निर्माण किया गया है, मंदिर या मजारें बनाई गई हैं, उनको हटाया जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में 40 नई अवैध मजारों की पहचान की गई है। वहीं प्रशासन ने इन मजारों पर नोटिस भी लगा दिया है। अब इन अवैध मजारों पर कार्रवाई की जानी है। पूरे राज्य में अवैध कब्जों के खिलाफ सरकार का अभियान जारी है और अभी तक कई अवैध कब्जों को ध्वस्त किया जा चुका है। इसी कड़ी में हरिद्वार में 40 अवैध मजारों को चिन्हित किया गया है। इन सभी मजारों पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि समय रहते इन मजारों को यहां से हटा लिया जाए, अन्यथा प्रशासनिक कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। बहुत जल्द यहां पर भी बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल सकता है। प्रदेश भर में तोड़ी जा रही अवैध मजारों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि देवभूमि के स्वरूप को जो भी बिगाड़ने का प्रयास करेगा, उसे धर्म रक्षक मोदी और धर्म रक्षक पुष्कर सिंह धामी की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर काम कर रही है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कोई भी करे वो सही नहीं है, इसलिए सरकार अपना काम कर रही है। सियासी चश्मा कोई होता नहीं है और मैं कहता हूं कि इसको इस रूप में नहीं देखना। ये भूमि का स्वरूप बिगाड़ने का जो भी षड्यंत्र करेगा, धर्म रक्षक मोदी, धर्म रक्षक धामी, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई जाति धर्म वर्ग क्षेत्र ये कोई आड़े नहीं आ रहे हैं। कोई भी अगर सरकारी जमीन को घेरता है तो वो अच्छी बात नहीं है। सरकार का फैसला बिल्कुल सही है। खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पैच रिपोर्टिंग ऐप को लॉन्च किया। सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के लिए ऐप तैयार किया गया है। कोई भी अब फोटो खींचकर ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। शिकायत के बाद एक्शन की जानकारी भी ऐप के माध्यम से दी जाएगी। 1 हफ्ते में शिकायत पर एक्शन लिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के हाई लेवल अधिकारी इस ऐप की मॉनिटरिंग भी करेंगे। तो सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐप लॉन्च किया, जिस पर कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। जहां कहीं पर भी सड़क पर गड्ढे हैं, आप उसकी फोटो खींचिए, इस ऐप पर अपलोड कर दीजिए, उसे मॉनिटर किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के हाई लेवल के अधिकारी उसे मॉनिटर करेंगे और फौरन वहां पर सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाएगा और बाद में इसी ऐप पर जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, ये ऐप किस तरीके से काम करेगा, विस्तार से बताइए। दीपांकर, आपको आवाज मिल पा रही है? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो एक बड़ा कदम माना जा रहा है इसको, क्योंकि आमतौर पर लगातार ये शिकायतें सामने आती हैं कि सड़कों में
गड्ढे होते जा रहे हैं। बारिश के दिनों में गड्ढे और बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से जान माल का नुकसान होता है। ऐसे में अब शासन स्तर पर यह बड़ी पहल की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में ये ऐप लॉन्च किया गया, जिस पर आप उत्तराखंड के किसी भी हिस्से में जहां कहीं पर भी सड़क पर गड्ढे देखें, आप फोटो खींचिए, उसे इस ऐप पर अपलोड करिए और जल्द से जल्द पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से कोशिश की जाएगी कि उस पर्टिकुलर स्थान पर सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। दीपांकर से हमारा संपर्क हो गया, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। दीपांकर, क्या जानकारी, क्या अपडेट इस खबर से संबंधित? बिल्कुल अमित, ये पैच रिपोर्टिंग ऐप आज लॉन्च किया गया है। इसमें आप कहीं पर भी अगर सड़क में गड्ढे हैं तो उस फोटो को आप अपलोड कर सकते हैं और उस पर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने ऐप लॉन्च किया। आपसे कुछ देर पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि इससे काफी फायदा होगा और कई जगहों पर जहाँ गड्ढे हैं लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं। 1 हफ्ते में उस गड्ढे को भरना होगा डिपार्टमेंट को। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि कोई सीनियर ऑफिशियल इसकी मॉनिटरिंग करे। लेकिन हकीकत ये भी है अमित की चाहे देहरादून हो या प्रदेश के दूसरे डिस्ट्रिक्ट हो, सड़कों की हालत कई जगहों पर खराब है। विपक्ष अक्सर इस बात को लेकर निशाना साधता है कि सबसे बुरा हाल सड़कों का है। ऐसे में सवाल भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐप से क्या कुछ सुधरेगा ये भी देखना होगा अमित। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें 15 से ज्यादा प्रस्ताव आ सकते हैं। ये माना जा रहा है कि सप्लाई डिपार्टमेंट की ओर से प्रस्ताव आ सकता है, जिसमें सरकारी राशन की दुकानों से रियायती दरों पर 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक देने का प्रस्ताव आ सकता है। वहीं पशुपालन विभाग की ओर से भी प्रस्ताव आ सकता है, जिसमें निराश्रित गोवंश के लिए योजना लाई जा सकती है। एकल महिलाओं को सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव आ सकता है। और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया जा रहा है कि कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई है, कौन से प्रस्ताव पास हुए हैं। सीधे आपको वहीं पर लेकर चलते हैं। जिसमें एक तो ये भी किया है कि जो भी अप्लाई करेगा 1 माह में ही उसको स्वीकृति दे दी जाएगी, ताकि लंबी चीजें ना रहें। प्लस नियमावली में अच्छे प्रावधान किए गए हैं कि कोई एक्सीडेंट ना हो सके। उससे पहले शर्तें पूरी करनी होगी। पूरे ट्रेंड आदमी ही ये कर पाएंगे और लाइसेंस लेने के बाद ही कर पाएंगे। अगर लाइसेंस के बिना करते हैं तो उनके ऊपर जुर्माने की अच्छी व्यवस्था की गई। अप टू 50,000 प्लस उसकी जो भी पैराग्लाइडिंग का इक्विपमेंट वगैरह वो भी जब्त किया जाएगा, क्योंकि लाइसेंस नहीं है उसके पास। अगला मत माध्यमिक शिक्षा विभाग का है। ये 2016 में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि अशासकीय विद्यालयों में जो प्रबंधक समिति है उसके चुनाव 3 साल बाद होते हैं। ये कैबिनेट ने निर्णय लिया गया था कि 5 साल बाद होंगे। हालांकि ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कई तरह के व्यू आए उसके बारे में कि ये होना चाहिए 5 साल के 3 साल ही रहना चाहिए। तो अभी तक 3 साल ही चल रहा था, लेकिन उसमें काफी विचार विमर्श के बाद ये मत उभर के आया कि इसको 5 साल करना ठीक नहीं है, 3 साल ही रखने का आज निर्णय लिया कैबिनेट ने। अगला मत वित्त विभाग का है। इसमें वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन है। ये आपको पता है, जब जीएसटी आई थी तो मनोरंजन कर विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी उसी में सम्मिलित हो गए थे और उन्हीं के लिए इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है कुछ लफ्जों का, ताकि ये अधिकारी कर्मचारी भी कवर हो सके। तो वाणिज्य कर शब्द को के स्थान पर राज्य कर शब्द लाया गया है। इसी तरह अयुक्त कर की जगह पर अयुक्त राज्य कर शब्द लाया गया है और इनमें जो मनोरंजन कर विभाग के संबंधित 9 पद थे उनको आरक्षित किया गया है, ताकि वो भी समायोजित हो सके। अगला मत भी वित्त विभाग का है, जिसमें जो व्यय वित्त समिति होती है, जहां जिसको ईएफसी बोलते हैं, जो मानक काफी देर पहले तय हुए थे। 1 करोड़ तक का प्रस्ताव है तो विभागीय सचिव के अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति होती है, और 1 करोड़ से ऊपर है तो मुख्य सचिव के यहाँ आता था। क्योंकि ये पुराना है और महंगाई के कारण इसको बढ़ाया गया है। अब 10 करोड़ के प्रस्ताव हैं वो विभागीय सचिव की व्यय वित्त समिति में ही तय हो जाएंगे। 10 करोड़ से जो बड़े प्रस्ताव हैं वो ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली व्यय वित्त समिति में जाएंगे। अगला मत जो है ये अग्निशमन से संबंधित है। उत्तराखंड में पीछे कुछ अग्नि की घटनाएं हुई और फिर कुछ जांचें भी हुई और ये भी महसूस किया गया कि इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है।
तो कुछ मानक तय किए गए हैं और विभिन्न शहरों में जैसे प्लेन के बड़े शहर भी हैं, छोटे शहर भी हैं, इसी तरह पहाड़ के बड़े शहर भी हैं और छोटे शहर भी हैं। और 7 श्रेणियों में ये जो फायर ब्रिगेड की होंगे सेंटर, उनको 7 श्रेणियों में बांटा गया है, डिपेंडिंग ऑन के कौन पहाड़ में है और कितना बड़ा शहर है जहां प्लेन में है, और उसमें क्या वाहन होंगे, क्या मशीन होगी, क्या उपकरण होंगे, कितने कार्मिक होंगे, ये सारे मानक अभी तक तय नहीं थे, उनको आज कैबिनेट ने तय कर दिया है। अगला मद संस्कृति एवं धर्म सेवा विभाग का है। इसकी भी भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की सेवा नियमावली अभी तक नहीं थी, उस सेवा नियमावली को पास किया गया। अगला मद काफी महत्वपूर्ण है। प्रदेश में इको टूरिज्म की पॉलिसी लाई गई है। आप जानते ही हैं कि 72% जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है वो उसमें फॉरेस्ट है और इको टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। कुछ जगह इको टूरिज्म का काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा किया गया है, जैसे धनोल्टी, आप में से काफी लोग गए भी होंगे, काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन उससे भी कई 100 गुना संभावनाएं हैं। इसलिए इसको प्रमोट करने के लिए पिछली कैबिनेट ने एक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर्ड कमेटी बनाई और जिला अधिकारी की अध्यक्षता में, जिसमें डीएफओ और जिला पर्यटन अधिकारी रहेंगे, जिला स्तर पर कमेटी बनाई है जो इको टूरिज्म के सारे प्रस्ताव पे काम करेगी। आज कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि जो नए इको टूरिज्म स्थल विकास होंगे उसमें जितनी भी आय होगी उसका मात्र 10% ही ट्रेजरी में जमा किया जाएगा, 90% वो लोकल सोसाइटी में ही रखेंगे और उस 90% पैसे से वो विकास करेंगे ताकि इको टूरिज्म की और ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां सुविधाएं देनी है विजिटर को, वो दी जा सकें। और जो पुराने चल रहे हैं इको टूरिज्म वाले, उनमें 20% ट्रेजरी में जमा कराया जाएगा। तो कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन कौन से प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आगे बढ़ते हैं। टेरी में गुलदार के शावक का शव बरामद हुआ। चंबा के मेज गांव उनियाल सारी गदेरे में शावक का शव बरामद किया गया। मरे हुए गुलदार की उम्र 6 महीने के आसपास बताई जा रही है। शावक की मौत की वजह आपसी संघर्ष बताई जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस शावक का शव बरामद किया गया। तुरंत ही वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शावक के शव को यहां से लेकर गई है। उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद ही मौत की असल वजह साफ हो पाएगी। लेकिन शुरुआती तौर पर कहा यह जा रहा है कि आपसी संघर्ष में इसकी जान गई है। मोबाइल चोरी होना या फिर कहीं खो जाना आजकल एक आम बात हो गई है और चोरी के बाद अगर मोबाइल का गलत ढंग से कोई इस्तेमाल करता है तो कई दिक्कतें भी आ सकती हैं, जिससे निपटने के लिए केंद्र सरकार का CEIR यानी कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके जरिए लोग अपने गायब या फिर चोरी हो चुके मोबाइल फोन का पता लगा पाएंगे और साथ ही उसे ब्लॉक भी कर पाएंगे। ऑनलाइन पोर्टल भी DOT के द्वारा बनाया गया जो कि CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर करके है। इसमें आपका अगर फ़ोन खो जाता है या चोरी हो जाता है तो आप जाकर ऑनलाइन इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद में वो फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा। तो जिसके भी हाथ में लगेगा, जिसको भी मिलेगा, वो उसको आगे यूज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन साथ ही अगर उसमें कोई सिम डालेगा तो उसकी सूचना जो विक्टिम है, कंप्लेनेंट है, उसको भी मिल जाएगी और जो थाना चौकी में क्षेत्र में इसके साथ घटना हुई थी उनको भी एक अलर्ट पहुँच जाएगा, जिससे कि उस फ़ोन को ट्रेस किया जा सके। 20 मई से सिखों की पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहे हैं और इस बार हेमकुंड साहिब में ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है, जिसके चलते सेना के जवानों को भी रास्ता खोलने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं ऋषिकेश में हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा है कि ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से 60 साल से अधिक और छोटे बच्चे यात्रा पर ना निकलें और बर्फ कम होने के बाद यात्रा शुरू करें, क्योंकि ज्यादा ठंड से स्वास्थ्य खराब हो सकता है और श्रद्धालु मुसीबत में पड़ सकते हैं। की तैयारियां पूरी हैं, बर्फ काफी है ऊपर, इसी करके हमने सबसे निवेदन किया है कि जब तक बर्फ कम नहीं होती तो 60 साल से ज्यादा उम्र के और बच्चे अभी के नहाएं, वो जब बर्फ कम हो जाएगी तो वो मोस्ट वेलकम है, वो आ सकते हैं।
यहाँ रुके।